बी फार्म मेडिसिनल केमिस्ट्री हम पढ़ रहे थे, जहाँ पे हमने स्टार्ट किया था एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स। तो भाई एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स के स्ट्रक्चर्स हमने स्टडी कर लिए थे, क्लासिफिकेशन हमने स्टडी कर लिया था। अब आइए वन बाय वन करते हुए हर एक क्लासिफिकेशन के इंडिविजुअल ड्रग्स को पढ़ते हैं, उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को बहुत ही रैपिडली समझेंगे। उतना डीप में नहीं जाएंगे जितना हमने फार्माकोलॉजी में समझा था, बट सरफेस पे एक नॉलेज ले लेंगे उनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। साथ ही साथ इनकी केमिस्ट्री यानी कि इनके स्ट्रक्चर्स, इनके SAR और इनकी सिंथेसिस की भी हम स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने है एल्काइलेटिंग एजेंट। तो भाई नाम से ही क्लियर है कि ऐसे एजेंट्स जो क्या करेंगे, किसी भी सब्सटेंस को ये एल्काइलेट करेंगे। सीधी सी बात है, जहां भी बाइंड करेंगे उसको एल्काइलेट कर देंगे। ठीक है, एल्काइलेट। अब ये बाइंड कहां पे करेंगे सर? सीधी सी बात है, अगर हम अपने बॉडी में ले रहे हैं तो ये हमारे बॉडी के किसी हिस्से में बाइंड करेंगे। बॉडी के किसी हिस्से में, अब किस हिस्से में बाइंड करेंगे वो हम कुछ थ्योरी पढ़ने के बाद यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन की बात करें तो हमारे पास सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है, एल्काइल एजेंट आर साइटोटॉक्सिक एंड रेडियोमाइमेटिक एक्शन। ये कैसे एक्शन शो करते हैं सर? सेल्स के लिए टॉक्सिक होते हैं, यानी कि साइटोटॉक्सिक। और रेडियोमाइमेटिक एक्शन का मतलब होता है कि ये हमारे आयनाइजिंग रेडिएशन वाले एक्शन शो करते हैं, यानी कि दे शो आयनाइजिंग। आप यहां पे लिखेंगे आयनाइजिंग रेडिएशन। ठीक है, इस तरीके के एक्शन ये शो करते हैं। दूसरा बात करते हैं कि मेनी ऑफ दिस एजेंट एक्ट ऑन डिवाइडिंग सेल्स एंड रेस्टिंग सेल्स, यानी कि ये डिवाइड हो रहे सेल्स, ऐसे सेल्स आपकी बॉडी में जो डिवाइड होके नए सेल्स बना रहे हैं उन पे काम करेंगे। साथ ही साथ ऐसे सेल्स पे भी काम करेंगे जो कि रेस्ट में है, जो कि डिवाइड नहीं हो रहे हैं। दस आर कॉल्ड सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक, इसीलिए इनको सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक ड्रग कहा जाता है। यानी कि ये एजेंट्स क्या होते हैं, किसी भी सेल साइकिल के लिए स्पेसिफिक नहीं होते हैं कि सर ये G1 पे काम करेंगे या G0 पे काम करेंगे या S फेज में काम करेंगे। इनका कोई स्पेसिफिक फेज नहीं है काम करने का। सम ऑफ दीज एजेंट शो CNS स्टिमुलेंट एंड कोलिनर्जिक प्रॉपर्टीज, यानी कि कुछ एजेंट्स इनमें से जो हैं ये CNS स्टिमुलेंट और कोलिनर्जिक प्रॉपर्टीज भी शो करते हैं। ठीक है, बात क्लियर है। कोलिनर्जिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। CNS स्टिमुलेंट्स क्या होते हैं ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो वो सभी सिम्टम्स आप यहाँ पे कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको ये CNS स्टिमुलेंट या कोलिनर्जिक प्रॉपर्टी समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो इस वीडियो के हमारे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक पिन है जहां पे हमने कोलिनर्जिक और स्टिमुलेंट्स के बारे में डिस्कस किया हुआ है, वहां पे आप जाके इसको देख सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट की बात करें तो एल्काइल एजेंट क्या होते हैं सर? केमिकली रिएक्टिव कंपाउंड होते हैं जो कि हमारे बॉडी में DNA पर बाइंड करते हैं और उनके न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पे जाके चिपक जाते हैं। सर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पे अगर चिपक जाएंगे तो क्या होगा? इससे बहुत तरीके की एबनॉर्मलिटी कॉज करते हैं। DNA बेस पेयरिंग, एबनॉर्मल DNA बेस पेयरिंग कॉज करते हैं। हमारे जो DNA के स्ट्रैंड्स होते हैं उसको ब्रेक करने में हेल्प करते हैं और तमाम तरीकों से सेल का जो एबनॉर्मल डिवीजन हो रहा है उसको रोकने में हमारी मदद करते हैं। ठीक है, तो चलो एक बार इनको स्टडी कर लेते हैं कि भाई एल्काइल एजेंट्स बहुत ही ज्यादा कि रिएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं जो कि कंबाइन होते हैं बहुत ही आसानी से न्यूक्लियोफिलिक सेंटर से और पूरी तरह से एक ये कंपाउंड कार्बोनियम आयंस का फॉर्म करते हैं, कार्बोनियम आयन कंपाउंड फॉर्म करते हैं। बेसिकली ये कार्बोनियम आयन ही फॉर्म करते हैं जो कि बहुत ही इजीली न्यूक्लियोफिलिक सेंटर से अटैच हो जाता है। अ फुल्ली सैचुरेटेड कार्बन एटम ऑफ एल्काइलेटिंग ग्रुप अटैचेस टू द न्यूक्लियोफाइल। और अगर हम यही इकोलॉजी में पढ़ें यानी कि अपनी फार्माकोलॉजी को रेफर करें तो हमने डिस्कस किया है कि ये अपने 7th पोजीशन पे यानी कि DNA बेस्ड स्ट्रैंड के 7th पोजीशन पे जाके ये बाइंड करते हैं। ठीक है, बेसिकली अगर और प्रिसाइजली बात करें तो 7th पोजीशन ऑफ नाइट्रोजन। जी हाँ, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है 7th पोजीशन ऑफ नाइट्रोजन। अब 4th पॉइंट की बात करते हैं
कि द टर्म अल्काइलेटिंग एजेंट इज यूज्ड फॉर कंपाउंड जो कि रिएक्ट करते हैं सब्सटेंसेस से बाय जॉइनिंग विद कोवेलेंट बॉन्ड एंड एल्काइलेट्स इट। देखो कोई भी एल्काइलेटिंग एजेंट है, मैं इसको ए लिख देता हूं, जब भी ये ज्वाइन करेंगे किसी भी सब्सटेंस से, ठीक है, सब्सटेंस से या फिर मैं यहां कह दूं ये किससे बाइंड करते हैं सर, डीएनए से, ठीक है, हमारे बॉडी के डीएनए से। अब जब भी ये बाइंड करेंगे तो ये बाइंड किससे करेंगे, ये लिंकेज जो होगा इस लिंकेज को हम क्या कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। ये कौन सा बॉन्ड होगा सर, कोवैलेंट बॉन्ड। चलो अब इस प्लस को हटा के मैं कोवैलेंट बॉन्ड ही बना देता हूं। देखो ये हो गया इनका कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड कैसा बॉन्ड होता है सर, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है जो कि दो चीज़ों को, दो कंपाउंड्स को, जो हमारे दो एलिमेंट्स होते हैं उनको जोड़ के रखने में मदद करता है। अब जब ये इनमें सब्सटेंस से बाइंड करेंगे तो इनमें क्या एक्शन शो होगा, ये उसको क्या कर देंगे, एल्काइलेट कर देंगे, एल्काइलेट कर देंगे। और इससे क्या होगा सर, क्रॉस लिंकेज जो होगा ये कैसा होगा, एबनॉर्मल होगा, ठीक है, एबनॉर्मल क्रॉस लिंकेज होगा। और जो डीएनए स्ट्रैंड्स होंगे ये भी क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है। बात क्लियर है आपकी यहाँ पे। तो यहाँ पे एबनॉर्मल क्रॉस लिंकेज की जगह अगर आपको इजी वर्ड्स में लिखना है तो एबनॉर्मल बेस पेयरिंग भी लिख सकते हैं, ठीक है, बात क्लियर है। चलो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब इस जगह पे हम आपके उस क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि हमारे बॉडी में ये किस जगह पे बाइंड करके और किस तरीके के एक्शन शो करते हैं। वैसे तो हमने डिस्कस कर लिया है शॉर्ट में, लेकिन एक बार दोबारा से। तो एल्काइलेटिंग एजेंट शोज 3 डिफरेंट मैकेनिज्म, 3 तरीके के मैकेनिज्म ये शो करते हैं। कौन कौन से, पहले ग्रुप में क्या करेंगे कि एल्काइल ग्रुप जैसे ही अटैच होंगे हमारे डीएनए बेसिस से and the DNA fragments by repair enzymes in their attempt to replace the alkylated bases। ये क्या करेंगे, जो इनकी alkylated bases हैं, यानी कि जहां पे ये बाइंड करेंगे उसको एल्काइलेट कर देंगे उस बेस को, और उस बेस को रिप्लेस कर देंगे। thus by inhibiting the DNA synthesis and RNA transcription from the affected DNA। और इस वजह से क्या होगा, जो हमारी डीएनए की सिंथेसिस है, देखो मेन पॉइंट यहां पे है कि इस पॉइंट से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या नजर आता है आपको, इनहिबिट्स द डीएनए सिंथेसिस। तो पहला के बाद क्या हो गई, ये डीएनए के सिंथेसिस को इनहिबिट कर देंगे। कैसे इनहिबिट करेंगे कि सर एल्काइलेटिंग एजेंट आएगा और ये हमारे डीएनए बेसिस से बाइंड करेगा, और जिस डीएनए बेसिस को बाइंड करेगा उसको क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। अब रिप्लेस कर देगा दूसरे से, तो भाई क्या होगा, जो बेस पेयरिंग हो रही थी वो पेयरिंग नहीं हो पाएगी, जिसके वजह से फर्दर जो डीएनए का सिंथेसिस है वो क्या होगा, अफेक्ट हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा। चलो क्लियर हो गया। सेकंड बात, क्रॉस लिंकेज की बात करते हैं। क्रॉस लिंक्स बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स इन डीएनए आर फॉर्म्ड दैट स्टॉप डीएनए फ्रॉम गेटिंग सेपरेटेड। यानी कि जो क्रॉस लिंकेज है, अब डीएनए स्ट्रैंड्स के बीच में कुछ बॉन्ड्स लगे होते हैं, अब ये बॉन्ड्स जो है ये क्या हो गए, ये एक तरीके से एबनॉर्मल बॉन्ड्स बन गए। एबनॉर्मल बॉन्ड्स बनने का मतलब है इनमें क्या हो गया, क्रॉस लिंकेज हो गया। अब ये एक दूसरे को छोड़ नहीं पा रहे हैं, अब छोड़ नहीं पाएंगे तो टूट के दूसरा बॉन्ड कैसे बनेगा, फर्दर आगे का फॉर्मेशन कैसे होगा। तो वही चीज यहां पे लिखी है कि क्रॉस लिंक्स bond between atoms or in the DNA are formed that stop DNA from getting separated for synthesis or transcription, thus damaging the DNA। बात क्लियर है। थर्ड पॉइंट की बात करें तो मिस पेयरिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड अकर्स दैट कॉजेस म्यूटेशन। और जो पेयरिंग है, अब देखो बेसेस चेंज हो गए, बॉन्ड्स अलग नहीं हो रहे हैं, इस वजह से क्या होगा, मिस पेयरिंग होगी। यानी जो पेयरिंग इससे होनी थी किसी एक कंपाउंड से, सपोज हमारी एडेनिन, गुआनिन, थाइनिन, जो इनकी बेस पेयरिंग नॉर्मल तरीके से होती है, अब उस तरीके से नहीं हो पाएगी, तो क्या हो गया, मिस पेयरिंग होनी है। अब चलो इन तीनों से एक एक पॉइंट निकालते हैं कि भाई मैकेनिज्म में मेन पॉइंट क्या है। पहला, इनहिबिट द डीएनए सिंथेसिस, ठीक है। दूसरा क्या होगा, डीएनए को सेपरेट होने से बचाता है, यानी कि यहां पे मेन आप लिखेंगे क्रॉस लिंकेज। फिर आता है मिस पेयरिंग। तो मेन आपको इन्हीं 3 पॉइंट्स को लर्न करना है कि भाई इनके मैकेनिज्म इन्हीं पे काम करते हैं, ठीक है। अब इंडिविजुअल ड्रग्स की बात करेंगे, शुरुआत करेंगे हम मैक्लोरथमीन से। तो भाई मैक्लोरथमीन इज द फर्स्ट नाइट्रोजन मस्टर्ड, सबसे पहला नाइट्रोजन मस्टर्ड है। इट इज हाईली रिएक्टिव, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, और हम इसको आईवी के थ्रू यानी इंट्रावेनसली इनको हम एडमिनिस्टर करते हैं।
इट इज अ वेसिकेंट एंड नेक्रोटाइजिंग इरिटेंट दैट इज डिस्ट्रक्टिव टू म्यूकस मेम्ब्रेन। ये क्या होता है सर, एक वेसिकेंट होता है जो कि हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन के लिए क्या होता है, बहुत ही हार्मफुल होता है। तो इनके स्ट्रक्चर्स की बात करें तो देखो हमारे पास मिडिल में क्या होता है सर, एक मिडिल में हमारे पास एक नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन के दोनों तरफ C2H4Cl और C2H4Cl जुड़े हुए हैं, यानी कि इस तरफ भी क्या है C2H4Cl और यहां पे भी कौन जुड़ा हुआ है C2H4Cl। और जो तीसरी वैकेंसी है वो सेटिस्फाई कर रहा है कौन, मिथाइल ग्रुप। यानी हमारे नाइट्रोजन की कौन सी वैकेंसी होती है सर, 3 होती हैं। एक हमारे पास C2H4Cl और C2H4Cl ये दोनों तरफ सेटिस्फाई कर रहे हैं और यहाँ पे कौन है सर CH3। तो इस तरीके से हम मैक्लोरथमीन के स्ट्रक्चर्स को देख सकते हैं। सिंथेसिस की बात करें तो देखो मैक्लोरथमीन सिंथेसाइज्ड व्हेन 2,2 मिथाइल इमिनो डाइइथेनॉल क्लोरीनेटेड विथ थायोनिल क्लोराइड। जब पहले 2,2 मिथाइल इमिनो डाइइथेनॉल यानी कि हमारा ये स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर, इसको हम और क्या कह सकते हैं सर, इसको हम कह सकते हैं 2-ऑक्सीरेन when reacts with CH3NH2 it form इथाइलिन ऑक्साइड और इसी को हम क्या कह रहे हैं 2,2 मिथाइल अमीनो डाइइथेनॉल। अब ये क्या हो जाएगा when it is क्लोरीनेटेड, यानी कि जब ये SOCl2 के साथ क्लोरीनेशन रिएक्शन शो करेगा, क्या होगा क्लोरीनेशन रिएक्शन शो करेगा, तो इसके थ्रू हमको क्या मिलेगा मैक्लोरथमीन देखने को मिलेगा। और लैंग्वेज क्या होने वाली है कि जब भी 2,2 मिथाइल अमीनो डाइइथेनॉल क्लोरीनेट किया जाएगा विथ थायोनिल क्लोराइड द रिएक्शन इन्वॉल्व्स एलिमिनेशन ऑफ सल्फ्यूरस एसिड, यानी कि इसमें क्या होगा सल्फ्यूरस एसिड हमको निकल के देखने को मिलेगा, यानी कि एक्सक्रीट आउट होता हुआ दिखेगा। मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं तो मैक्लोरथमीन इज अ फॉर्म हाईली रिएक्टिव कार्बोनियम आयन। ये क्या करता है सर, बहुत ही रिएक्टिव कार्बोनियम आयन फॉर्म करता है इंटरमीडिएट के एज एन इंटरमीडिएट, जो कि रिएक्ट करता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूट से, जो कि हमारे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूट्स हमारे डीएनए बेस पेयर्स और हमारे अलग सस्पेंशन में प्रेजेंट होते हैं, ये वहां पे रिएक्ट करता है। फॉर एग्जांपल फॉस्फेट में, अमाइनो में, एसएच ग्रुप से, ओएच ग्रुप से और COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड या इमिडोजोल ग्रुप से, और उनसे क्या करता है एक कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा जिससे उनको एल्काइलेशन में हेल्प करती है, यानी कि और उनको एल्काइलेट करने में ये इजी हो जाता है, दस एल्काइलेटिंग द टारगेट मॉलिक्यूल। ये एल्काइलेटिंग द, फिर उसके बाद ये क्या करेगा टारगेट मॉलिक्यूल को एल्काइलेट कर देंगे। फिर बात करती हैं द गुएनिन इन डीएनए इज वेरी ससेप्टेबल एट इट्स N7th पोजीशन, यानी N7th पोजीशन पे जो गुएनिन है वो सबसे ज्यादा इसके लिए ससेप्टेबल होता है। अब देखो इसमें होता क्या है, देयरफॉर एल्काइलेशन ऑफ गुएनिन रिजल्ट्स इन क्रॉस लिंकेज ऑफ डीएनए स्ट्रैंड। जैसे ही गुएनिन का एल्काइलेशन होता है तो क्या हो जाता है डीएनए का क्रॉस लिंकेज हो जाता है, जो डीएनए है उसमें क्रॉस लिंकेज फॉर्म हो जाती है, आपस में चिपक जाते हैं बहुत तेजी से, लिंकिंग द डीएनए टू क्लोजली रिलेटेड प्रोटीन। तो जो डीएनए है उसको उसके क्लोजली रिलेटेड प्रोटीन से क्या करते हैं बाइंड कर देते हैं, लिंक कर देते हैं, और जब ये लिंक हो जाते हैं तो ये एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते हैं। इनकी जो बेस पेयरिंग ऑफ गुएनिन विथ थाइमिन, अब जो हमारा गुएनिन है उसकी बेस पेयरिंग किससे हो जाती है थाइमिन से हो जाती है, जबकि गुएनिन की ज्यादातर बेस पेयरिंग हमेशा किससे होती है साइटोसिन से होती है। आपको याद रखना है जी के साथ हमेशा सी रहेगा तो सही है, जी के साथ जैसे ही टी आया तो ये क्या हो गया गलत हो गया। इससे क्या हो जाएगी एबनॉर्मल बेस पेयरिंग होगी और हमारे डीएनए का क्या हो जाएगा ब्रेकेज हो जाएगा, हमारा डीएनए स्ट्रैंड क्या हो जाएगा टूट जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे आप इसको मार्क कर लेंगे कि बेस पेयरिंग ऑफ गुएनिन विथ थाइमिन नॉट विथ साइटोसिन और ब्रेकेज ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स। ठीक है, यूजेस की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट यूज है ये स्टेज 3 एंड स्टेज 4 हॉटकिंस डिजीज में यूज होते हैं। यहां पे मार्क करेंगे स्टेज 3 एंड स्टेज 4 हॉटकिंस डिजीज, साथ ही साथ लिम्फोसार्कोमा। ये दो चीजों को आपको लर्न करना है। उसके अलावा आप चाहो तो क्रोनिक माइलोसाइटिक एंड क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, पॉलीसिथेमिया विरा एंड माइकोसिस फंजॉइड्स एंड ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा को भी लर्न कर सकते हैं। दूसरा बात करें इट इज ऑल्सो यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ मेटास्टेटिक कार्सिनोमा। ठीक है, नेक्स्ट हम साइक्लोफॉस्फेमाइड की बात करते हैं। तो देखो साइक्लोफॉस्फेमाइड पहले तो क्या है सर इट इज अ प्रोड्रग। ये क्या है प्रोड्रग है, यानी कि ये हमारे बॉडी के अंदर जा करके ही ये एक्टिवेट होते हैं। ये क्या होते हैं देखो प्रोड्रग ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि बाहर से एक्टिव नहीं होते हैं, बाकी सब ड्रग जो क्या होते हैं वो बाहर से ही एक्टिव होते हैं, लेकिन ये ऐसे ड्रग होते हैं जो कि हमारे बॉडी में जाएंगे, इनको किसी एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है जो कि इनको कन्वर्ट करती है इनके एक्टिव फॉर्म में। तो भाई ये क्या है
प्रोड्रग है। चलो इसको ठीक से लिख देते हैं, दिस इज आवर प्रोड्रग। ठीक है, अब प्रोड्रग है तो साइक्लोफॉस्फेमाइड इज अ प्रिकर्सर ऑफ एल्काइलेटिंग नाइट्रोजन मस्टर्ड, एंटी न्यूप्लास्टिक एंड इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। अब क्या होता है, देखो एक कहानी सुनो। अब यहाँ पे क्या है, साइक्लोफॉस्फेमाइड है। साइक्लोफॉस्फेमाइड जाएगा कहाँ पे, बॉडी के अंदर, और बॉडी के अंदर जाएगा तो यहाँ पे मिलेगा इनको लिवर। और हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि लिवर में क्या होगा, लिवर में होगा इनका मेटाबोलाइजन, यानी कि ये क्या होगा, इन मेटाबोलाइज होंगे, और लिवर से मेटाबोलाइज बनके ये क्या बनेगा, एल्डोफॉस्फेमाइड। क्या बनेगा, एल्डोफॉस्फेमाइड। और एल्डोफॉस्फेमाइड क्या होता है, इनका एक्टिव फॉर्म होता है। क्या होता है, एक्टिव फॉर्म होता है। और साथ ही साथ एक चीज और बनती है विच इज कॉल्ड एक्रोलीन, और साथ ही साथ बनता है हमारे पास एक्रोलीन। एक्रोलीन क्या होता है सर, बेसिकली एक्रोलीन हमारे लिए टॉक्सिक है। एक्रोलीन की वजह से हमारी किडनी की वेसल्स डैमेज हो जाती हैं, एलोपेशिया कॉज होता है यानी कि हेयर फॉल होता है। तो एक्रोलीन हमारे लिए क्या है, टॉक्सिक है। एंड एल्डोफॉस्फेमाइड क्या है सर, दिस इज आवर एक्टिव कंपाउंड, और इसकी वजह से दिस इज आवर साइटोटॉक्सिक होता है। ये क्या करता है, साइटोटॉक्सिक होता है, यानी कि जो सेल्स का प्रोलिफरेशन है, सेल प्रोलिफरेशन है, ये उसको क्या करेगा, इनहिबिट कर देता है। ठीक, और यहाँ पे भी आप एक चीज़ नोट कर लो कि एक्रोलीन की वजह से क्या होता है सर, एक्रोलीन की वजह से हमको एलोपेशिया एंड किडनी की जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको डैमेज होता है। ठीक है, अब सिंथेसिस की बात करें तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे एक कंपाउंड है, दिस इज ए, व्हेन इट रिएक्ट्स विद SOCl2 एंड इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म एट 350 डिग्री सेल्सियस इट फॉर्म्स दिस कंपाउंड। अब यहाँ पे होगा क्या, जितने भी, जब भी SOCl2 आता है, हमने बताया जब भी SOCl2 आता है यानी कि क्या है, एक तरीके का क्लोरीनेशन रिएक्शन है। यहाँ पे क्या करना है, OH हटाओ Cl लगाओ। तो यहाँ पे देखो OH हटाओ और इनकी जगह पे Cl लगाओ। ठीक, अब यहाँ पे फिर फर्दर रिएक्शन होना है POCl3 से। तो POCl3 का एक स्ट्रक्चर होता है इस तरीके का, अगर इसको इलेबोरेटेड फॉर्म में हम बना लें। अब इसमें क्या करना है, POCl3 में हमको एक क्लोरीन को हटाना है। चलो मैं पेन चेंज कर लेता हूं, यहाँ पे आपको एक क्लोरीन को हटाना है। इस क्लोरीन को हटा करके यहाँ पे कौन रख देना है, इस नाइट्रोजन को रख देना है। अब ये नाइट्रोजन रख देना है, और नाइट्रोजन का जो H वाला पार्ट है उसको क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। बेसिकली ये जो H है और यहाँ पे जो हमारे इनका Cl है, इसका एक Cl है, ये दोनों मिलेंगे। और आपको पता है HCl में कैसा रिश्ता है सर, बहुत ही भयानक प्यार वाला रिश्ता है। HCl जैसे ही एक दूसरे को देखते हैं तुरंत हाथ पकड़ कहते हैं चलो चलें, और ये तुरंत रिएक्शन छोड़ के चले जाते हैं। और फिर जो बचे कुचे लोग होते हैं वो आपस में दोस्ती करते हैं। तो यहाँ पे ये नाइट्रोजन था, इसके पास H नहीं है, और यहाँ पे Cl नहीं है, तो ये इनके Cl की जगह पे आ जाएगा, और बाकी जो हमारी रिएक्शन है ठीक उसी तरीके से चलती चली जाएगी, यानी CH2CH2Cl, और यहाँ पे भी क्या होगा, CH2CH2Cl, यानी कि ठीक यही चीज बन जाएगा। अब जब भी ये रिएक्ट करेंगे NH2CH2CH2CH2OH से, तो ये फॉर्म करेंगे हमारे साइक्लोफॉस्फेमाइड। हमने साइक्लोफॉस्फेमाइड का स्ट्रक्चर ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि यहाँ पे एक रिंग होती है जिसमें प्रेजेंट होते हैं ऑक्सीजन, फास्फोरस और नाइट्रोजन। फास्फोरस से जुड़ा होता है एक ऑक्सीजन, और फास्फोरस से जुड़ा होता है एक नाइट्रोजन, जिससे जुड़े होते हैं हमारे CH2CH2Cl, या फिर इनको हम कहते हैं C2H4Cl। और ये कितने बार होते हैं सर, 2 टाइम्स, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, इसी नाइट्रोजन पे। ठीक है, बात क्लियर है। मैकेनिज्म की बात करें तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बहुत ही रैपिड वे में इनको लेंगे कि भाई साइक्लोफॉस्फेमाइड क्या होते हैं, एक सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक साइटोटॉक्सिक एजेंट हैं। ये एक्ट करते हैं, इट एक्ट अगेंस्ट सेल्स दैट आर एक्टिवली डिवाइडिंग। ये उन सेल्स पे काम करेंगे जो पूरी तरह से डिवाइड हो रही हैं, डिवीजन के फेज में हैं, और उन पे भी काम करेंगे जो कि रेस्टिंग फेज में हैं, विच आर इन रेस्टिंग बिफोर एंटरिंग द सेल साइकिल। तीसरी बात करें तो इनको जरूरत पड़ती है साइटोक्रोम P450 एंजाइम की, जो कि कन्वर्ट करता है साइक्लोफॉस्फेमाइड टू एल्डोफॉस्फेमाइड, और तब ये जाके एक्टिव होते हैं, और एक्टिव होने के बाद ये क्या करते हैं, शो करते हैं साइटोटॉक्सिक इफेक्ट। It alkylates the DNA and form cross links between the DNA strands. The cross links interfere with DNA replication and transcription. जो क्रॉस लिंकेज हो जाती है उसके वजह से क्या होगा, DNA रेप्लिकेशन और DNA ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि जो फर्दर DNA का जो ग्रोथ है हमारी सेल्स में, जो टिश्यूज है उसमें DNA का ग्रोथ की वजह से ही जो टिश्यू और सेल्स का फॉर्मेशन होता है वो क्या होगा, इनहिबिट हो जाएगा। दस जो सेल का प्रोलिफरेशन है यानी कि सेल्स की जो ग्रोथ है वो भी क्या हो जाएगी, इनहिबिट हो जाएगी। अल्टीमेटली सेल का क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। तो हमने शुरू में ही बताया
कि भाई ये क्या है, ये बेसिकली जो हमारी साइक्लोफॉस्फेमाइड हैं ये एल्डो बनाती हैं और एल्डो क्या है, साइटोटॉक्सिक है। अब साइटोटॉक्सिक का मतलब क्या होगा, ये सेल डेथ कॉज करता है। और वो कैसे कॉज करता है ये हमने यहाँ पे देख लिया है। लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं कि द एक्टिविटी ऑफ साइक्लोफॉस्फेमाइड इज मैक्सिमम। ये क्या होता है, जो साइक्लोफॉस्फेमाइड इसकी एक्टिविटी मैक्सिमम होगी तब जब ये क्या हो रहे होंगे, देखो जब ऐसे बंद हैं, जब ये पेयर्ड हैं तब तो ये काम नहीं पर, लेकिन जब ये अनपेयर्ड हैं, खुले हुए हैं, तो क्या हो जाएगा, ये सबसे मैक्सिमम काम करेगी। द एक्टिविटी ऑफ साइक्लोफॉस्फेमाइड इज मैक्सिमम व्हेन सेल इज रेप्लिकेटिंग एट इट्स डीएनए, and this is because at this stage the unpairing of DNA strand makes the nucleotide residue more susceptible to alkylation। बात क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं, यूजेस की बात करें। इट इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ मैलिग्नेंट लिम्फोमास, मल्टीपल माइलोमास, ल्यूकीमिया, माइकोसिस फंजियोइड्स, न्यूरोब्लास्टोमा, एडिनोकार्सिनोमा ऑफ ओवरी, रेटिनोब्लास्टिनोमा एंड कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट। इन सभी चीजों के लिए यहां पे यूज करते हैं। सेकंड पार्ट है, इट इज यूज इन बायोप्सी प्रूवन मिनिमल चेन नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ठीक है, इनके लिए भी इनको यूज करते हैं छोटे बच्चों में।